हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई का जीओसी चैप्टर का सेक्शन डी से क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो सेक्शन डी जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हम बता चुके हैं पहले भी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग। फर्स्ट का दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट में बोल रहा है पाराटोल्विडीन, एनएन डाइमिथाइल पाराटोल्विडीन, पारानाइट्रोएनिलीन एंड एनिलीन इन इंक्रीजिंग बेसिसिटी। तो बेसिसिटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इन चारों को। तो सबसे पहले तो सभी का स्ट्रक्चर बनाइए। तो पाराटोल्विडीन, तो देखिए बेंजीन से CH3 ये टोल्विन होता है और इसके पारा पोजीशन पे NH2 लगा दीजिए तो पाराटोल्विडीन हो जाएगा। इसके बाद NN डाइमिथाइल पाराटोल्विडीन, मतलब पाराटोल्विन में N से मिथाइल ग्रुप और दो मिथाइल ग्रुप, डाइमिथाइल है नाइट्रोजन से, तो पाराटोल्विडीन में दोनों नाइट्रोजन से मिथाइल लगा दीजिए। तो यहाँ N से CH3 अटैच रहेगा और यहाँ एक और CH3। इसके बाद है पारानाइट्रोएनिलीन, ये NH2, ये एनिलीन हो गया और इसके पारा पोजीशन पे NO2, ये पारानाइट्रोएनिलीन और एनिलीन। अब आपको इन चारों में बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखिए जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो एनिलीन और ये पारानाइट्रो, तो नाइट्रो ग्रुप -I- शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो डोनेट करने का टेंडेंसी भी कम होगा, तो एनिलीन से कम बेसिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एनिलीन में CH3 लग गया, मतलब +I शो करेगा, तो +I के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है तो डोनेट करने का भी टेंडेंसी ज्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी +I लग गया तो डोनेट करने का भी टेंडेंसी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। तो ये दोनों जो है एनिलीन से ज्यादा होगा। अब इसके बाद देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मिथाइल ग्रुप का। तो यहाँ मिथाइल ग्रुप भी +I लगाएगा, दो मिथाइल ग्रुप, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, मतलब पाराटोल्विडीन से भी ज्यादा होगा ये बेसिक NN डाइमिथाइल पाराटोल्विडीन, क्योंकि ये दोनों मिथाइल ग्रुप भी +I से बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा होगा आपका NN डाइमिथाइल पाराटोल्विडीन। इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है तो पहले आप लिख दीजिए पारा नाइट्रोएनिलीन, उसके बाद इससे ज्यादा एनिलीन और इससे ज्यादा पाराटोल्विडीन और उससे भी ज्यादा NN डाइमिथाइल पाराटोल्विडीन। तो ये आपका इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज हो जाएगा। इसके बाद है मिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन, एनिलीन एंड N मिथाइल एनिलीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो सभी का स्ट्रक्चर बनाइए। मिथाइल अमीन होगा CH3 NH2, डाइमिथाइल अमीन होगा CH3 होल 2 NH, उसके बाद एनिलीन तो पता ही है बेंजीन से NH2 और उसके बाद N मिथाइल एनिलीन, मतलब एनिलीन में एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, ये बेंजीन से NH और CH3। तो जिस तरह से इन दोनों में होगा उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप लग गया तो +I के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो एनिलीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा N मिथाइल एनिलीन। तो ये एनिलीन और N मिथाइल एनिलीन का है, लेकिन ये जो आपका एलिफेटिक अमीन है ये दोनों ज्यादा होगा एरोमेटिक अमीन से। क्यों? क्योंकि इस केस में लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में रहता है बेंजीन रिंग के साथ, तो कंजुगेशन में है तो लोन पेयर डोनेट करना कम चाहेगा एज कम्पेयर टू एलिफेटिक अमीन। सिमिलरली यहाँ पे भी कंजुगेशन में है तो बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है तो एलिफेटिक कंपेरिजन में डोनेट करना कम चाहेगा लोन पेयर, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। लेकिन +I के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो एनिलीन से ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका बेंजीन रिंग है। तो N सबसे कम एनिलीन, उससे ज्यादा N मिथाइल एनिलीन। अब ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, तो 2 डिग्री ज्यादा होता है 1 डिग्री मिथाइल अमीन से, तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा डाइमिथाइल अमीन और उसके बाद मिथाइल अमीन, उसके बाद N मिथाइल एनिलीन, फिर एनिलीन सबसे कम। तो आप लिखिएगा एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन, उसके बाद मिथाइल अमीन और उसके बाद डाइमिथाइल अमीन।
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर हम कुछ उटपटांग टाइप का लिखा हुआ था बुक में, तो वही छाप दिए थे। जब वही बनाए तो पता चला कि आंसर तो कुछ और आ रहा है। वहाँ पे NN डाइमिथाइल पाराटोल्यूडिन को सबसे वीक बेस दिया हुआ था, जबकि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा। तो आंसर में तो हम ऑर्डर बता ही दिए, सबसे कम पारा नाइट्रोएनिलीन, फिर एनिलीन, उसके बाद पाराटोल्यूडिन, उसके बाद NN डाइमिथाइल पाराटोल्यूडिन। तो यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, फॉर नाइट्रोमीथेन मॉलिक्यूल राइट स्ट्रक्चर। फर्स्ट, शोइंग सिग्निफिकेंट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इंडिकेटिंग टोटोमेरिज्म। तो नाइट्रोमीथेन आपका CH3NO2 होगा, तो इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए CH3N डबल बॉन्ड O माइनस और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो ये पाई सिग्मा लोन पेयर या निगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, कंजुगेशन में है तो ये इस तरह से कंजुगेशन करता है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा। CH3N नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस केस में इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और ये सिंगल बॉन्ड, और ये जो सिंगल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ये देखिए इस तरह से करता है तो बनता है, मतलब ये एरो दिखाएं किस तरह से कन्वर्ट होगा एक दूसरे में। बाकी एग्जैक्ट तो यही है, एरो हटा दीजिएगा तो दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म के लिए जैसे CH3 C डबल बॉन्ड और कुछ रहता था, तो टोटोमेरिज्म होता था तो क्या होता था, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो OH बन जाता है और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाता था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, ये जो डबल बॉन्ड O है वो OH बन जाएगा और CH3N जो है ये डबल बॉन्ड बना लेगा, मतलब तो ये देखिए टोटोमेरिज्म है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH बन गया और CH3 के पास C डबल बॉन्ड N हो गया। तो ये आपका टोटोमेरिज्म करेगा NO2 ग्रुप, मतलब CH3NO2 का टोटोमर है, और ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है एक दूसरे का। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों हो गया, टोटोमेरिज्म भी इंडिकेट करा दिए और रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बता दिए, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जिसमें होगा। नेक्स्ट है व्हाट इफेक्ट शुड द फॉलोइंग रेजोनेंस ऑफ विनाइल क्लोराइड हैव ऑन इट्स डाइपोल मोमेंट। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे दिया है, बोल रहा है कि डाइपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजोनेंस के कारण। तो डाइपोल मोमेंट जो है डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए इस केस में जो है डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, क्यों, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कारण से, लेकिन क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस करेगा तो लोन पेयर देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो लोन पेयर जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो लोन पेयर के कारण इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी शिफ्ट होगा, मतलब ये डाइपोल मोमेंट इस तरफ क्रिएट करेगा। तो इस तरफ क्रिएट करने के कारण नेट डाइपोल मोमेंट पे डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्टेड था लेकिन कंजुगेशन करके ये थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट इस तरफ भी क्रिएट करेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा रेजोनेंस होने के कारण। कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन पे पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ कंजुगेशन के कारण, जबकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है क्लोरीन, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट रहेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा। पहले से तो इतना था, अब इसमें कुछ घट गया तो डिक्रीज ही हुआ ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपेक्टेड इनोल कंटेंट। तो सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट किस केस में होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऐसे तो आपका ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल होता है, कितना परसेंट कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और कितना इनोल फॉर्म में, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट जो है वो इनोल कंटेंट को फेवर करता है। उसमें से एक आपका एसिडिक हाइड्रोजन वाला पॉइंट भी था कि दो C डबल बॉन्ड O के बीच में यदि कार्बन है तो उससे अटैच CH2 ये एसिडिक हाइड्रोजन रहता है तो अच्छा खासा इनोल कंटेंट बनता है, मतलब ये फेवर करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये H+ आसानी से रिलीज कर देता है बेस के साथ एसिडिक होने के कारण, तो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा इनोल कंटेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए दो C डबल बॉन्ड O के बीच में है, ठीक है, यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड है, यहाँ भी एक C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो C डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट और फोर्थ ज्यादा होगा सेकंड थर्ड से। इसके बाद सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन करेंगे तो देखिए एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा कौन सा है,
तो कंजुगेट बेस जिसका ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसे जब H प्लस निकलेगा तो CH2 माइनस C डबल बॉन्डो CH3, और इससे जब निकलेगा तो CH2 माइनस C डबल बॉन्डो और H। तो ज्यादा एसिडिक आपका ये वाला होगा CH3CHO। क्यों? क्योंकि देखिए निगेटिव चार्ज को जो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा वो ज्यादा एसिडिक। तो इस केस में C डबल बॉन्डो के साथ कंजुगेशन में है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्डो के साथ कंजुगेशन में है। तो C डबल बॉन्डो के कंजुगेशन के कारण तो दोनों स्टेबलाइज कर रहा, लेकिन ये प्लस आई लगाएगा, तो प्लस आई के कारण निगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, मतलब अनस्टेबल करेगा CH3। जबकि हाइड्रोजन यहाँ है तो ये प्लस आई शो नहीं करेगा, तो निगेटिव चार्ज को अनस्टेबल करने का कोई रीजन नहीं है, सिर्फ स्टेबल कर रहा है C डबल बॉन्डो की कंजुगेशन से। तो CH3CHO ज्यादा एसिडिक होगा CH3C डबल बॉन्डो CH3 से। तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट भी एसीटल्डिहाइड का ज्यादा होगा एसीटोन से, मतलब सबसे कम होगा CH3CO CH3, उसके बाद CH3CHO। सिमिलर केस यहाँ पे भी होगा, CH3CO CH2 तो सेम है CH3CO CH2, लेकिन उसके बाद CO CH3 है, यहाँ CHO है। तो फिर से जो C डबल बॉन्डो है तो निगेटिव चार्ज को कंजुगेशन करेगा, यहाँ पे भी जो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा कंजुगेट बेस कंजुगेशन करेगा C डबल बॉन्डो, लेकिन CH3 प्लस आई से अनस्टेबल करेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो अनस्टेबल नहीं करेगा। तो इसलिए CH3CO CH2 CHO ज्यादा हो जाएगा इससे, CH3C डबल बॉन्डो CH2 CO CH3। तो इसके बाद फोर्थ होगा CH3CO CH2 CO CH3, उसके बाद आपका फर्स्ट होगा, मतलब सबसे ज्यादा फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड, और सबसे कम सेकेंड। आंसर में इसका भी गलती है, आंसर में सबसे कम एसीटल्डिहाइड का दे दिया है, उसके बाद एसीटोन है, जबकि एसीटल्डिहाइड का ज्यादा होगा एसीटोन से। तो आप वहां पे भी करेक्शन कर लीजिएगा, ये आंसर गलत है इसका भी। नेक्स्ट है राइट टोटोमेरिक फॉर्म्स ऑफ फिनोल। तो फिनोल का टोटोमेरिक फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले फिनोल आपका देखिए बेंजीन से OH अटैच्ड है, ये फिनोल है, तो इसका टोटोमेरम क्या होगा? टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म के लिए CH3C डबल बॉन्डो रहता था, तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड कार्बन से OH, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उससे OH। तो यहाँ पे वही तो है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उससे OH, मतलब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, इस तरह से कीटोफॉर्म बनाएगा। तो आपका कीटोफॉर्म हो जाएगा फिनोल का। ये दोनों डबल बॉन्ड एडिटिव, यहाँ का डबल बॉन्ड हट जाएगा और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और आ गया, तो ये CH2 बना लेगा। तो ये टोटोमर है फिनोल का, मतलब ये लिखिए, फिर एरो दीजिए इक्विलिब्रियम का, या फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों एरो दे दीजिए, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो फिनोल और ये एक दूसरे का टोटोमर कहलाएगा। ये इनोल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है। नेक्स्ट है डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन एलीन। तो एलीन में हाइब्रिडाइजेशन बताना है कार्बन एटम का, और फिर पाई ऑर्बिटल का ओवरलैप भी बताना है। तो एलीन में आपको पता होगा कि कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड रहता है, एलीन का डिफिनेशन ही होता है कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब C3H4 में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इससे 2 हाइड्रोजन और इससे भी 2 हाइड्रोजन। अब हाइब्रिडाइजेशन बताना है कार्बन एटम का, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp, इसका sp2। हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं कैसे? तो स्टेरिक नंबर काउंट कीजिए, स्टेरिक नंबर के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो एक पॉइंट आपको पता होगा कि जब भी मल्टीपल बॉन्ड रहता है तो उसमें एक सिग्मा बाकी पाई होता है, तो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, और इधर सिंगल बॉन्ड है दोनों, तो ये दोनों सिग्मा है, तो 2 + 1 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन से 2 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि 2 मल्टीपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होगा 1 पाई, सिमिलरली एक सिग्मा 1 पाई, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 + 1 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp। नेक्स्ट इस कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड फिर से है, क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई होगा, बाकी सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड +1 + 1, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन से भी, तो ये भी sp2। अब जो है पाई ऑर्बिटल का ओवरलैप बताना है, तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बना दीजिए। तो इसमें देखिए एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो इसको बाद में बनाएंगे, पहले सिग्मा बॉन्ड बनाइए। तो आपके पास 3 कार्बन एटम है, तीनों का सिग्मा बॉन्ड हो गया।
और ये पॉइंट पता होगा कि पाई बॉन्ड जो है पी ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैपिंग से होता है। तो ये इस तरह से मान लीजिए कि ये px है इस कार्बन का, तो पैरेलल ऑर्बिटल तो px के साथ ही ओवरलैप करेगा और साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा। तो इस कार्बन का px से पाई बॉन्ड बन गया। तो अब जो इस कार्बन है इसका पी वाई होना चाहिए या पी जेड होना चाहिए, क्योंकि इसके पास px है नहीं और पाई बॉन्ड तो बन रहा है यहाँ पे भी, तो या तो पी वाई होगा या पी जेड होगा। मतलब कि px के परपेंडिकुलर प्लेन में जो ऑर्बिटल रहेगा उसके साथ ओवरलैपिंग होगा। तो px है तो ये पी वाई होगा या पी जेड होगा, पी वाई और पी जेड, और ये बनाएगा आपका इसके साथ। तो अगर ये पी वाई है तो इसको भी पी वाई होना पड़ेगा, अगर पी जेड है तो ये भी पी जेड होगा, और ये फिर साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा पैरेलल ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बनाएगा। कहने का मतलब ये जो पाई बॉन्ड है अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ये वाला पाई बॉन्ड वाई जेड प्लेन में है। यही आपका पाई ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में दोनों ओवरलैप करेगा, दोनों पाई बॉन्ड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज मोर सोल्यूबल इन डाइथाइल ईथर एनहाइड्रस AlCl3 और हाइड्रस AlCl3 एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग। तो ये दोनों में बताना है कि डाइथाइल ईथर में कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा, एनहाइड्रस या हाइड्रस AlCl3। तो आपको पता है कि AlCl3 जो होता है वो लेविस एसिड होता है, मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर। तो ये हाइड्रस यदि रहेगा तो H2O ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है इसके साथ ये बॉन्डिंग कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से बना लेता है। तो इस केस में इसका ऑर्बिटल जो है फिलअप हो जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये ईथर ROR ग्रुप इसके साथ सोल्यूबल नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया है। लेकिन एनहाइड्रस यदि रहेगा तो उस केस में AlCl3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल रहता है तो ये ऑक्सीजन ईथर का जो ऑक्सीजन है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करा सकता है, मतलब रिएक्शन कर लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ और सोल्यूबल हो जाएगा। तो इसमें आप लिखेगा मोर सोल्यूबल कौन होगा, एनहाइड्रस AlCl3 मोर सोल्यूबल होगा डाइथाइल ईथर में। रीजन पता ही है क्योंकि ये लेविस एसिड है तो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो इस केस में ये ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है, H2O से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है, तो ये ईथर के साथ बनाना नहीं चाहेगा। यहाँ पे इसको लोन पेयर चाहिए तो ये ईथर से लोन पेयर लेके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और सोल्यूबल हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द के वैल्यू, बेंजोइक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड में पारा पोजीशन पे NO2 लगा दिए हैं, Cl लगा दिए हैं, OCH3 लगा दिए हैं, CH3 लगा दिए हैं। तो आपको K का वैल्यू से मैच करवाना है। तो सबसे पहले तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करना है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा K वैल्यू उसका सबसे ज्यादा होगा। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन से COH यदि अटैच्ड है तो वो बेंजोइक एसिड कहलाएगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप कंपेयर कीजिए। तो ये देखिए -I माइनस हम लगाएगा, ये -I लगाएगा, और ये D जो है OCH3 है D में, तो OCH3 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये +M शो करेगा, CH3 +I शो करेगा। तो ये +M और +I से अनस्टेबल करेगा जो कंजुगेट बेस बनेगा, जबकि B और C स्टेबलाइज करेगा कंजुगेट बेस को। यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज आएगा तो D और E तो बेंजोइक एसिड से भी कम एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड में अगर कोई स्टेबलाइज नहीं कर रहा है कंजुगेट बेस के एनायन को तो कोई अनस्टेबल भी तो नहीं कर रहा है, तो बेंजोइक एसिड से तो कम एसिडिक होगा D और E। अब B और C में देखना है, ये दोनों ज्यादा होगा बेंजोइक एसिड से। क्यों? क्योंकि ये कंजुगेट बेस के एनायन को स्टेबलाइज कर रहा है, एक -I से, एक -I, -M से। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज NO2 ग्रुप करेगा क्योंकि ये -M शो कर रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक B होगा, उसके बाद C होगा, उसके बाद A होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, अगर स्टेबल नहीं कर रहा है तो अनस्टेबल ही नहीं कर रहा है। अब ये दोनों अनस्टेबल कर रहा है तो कौन ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, तो ये +M से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब ज्यादा अनस्टेबल करेगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा E से। ये कम अनस्टेबल बना रहा है तो D के कंपैरिजन में E का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी E का ज्यादा होगा D से। तो A के बाद E होगा और सबसे कम D होगा। अब आपके पास 5 वैल्यू दिया हुआ है, सबसे ज्यादा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा देखिए 6.4, 30.6, 10.2, 3.3, 4.2, तो 30.6 है
तो b का होगा 30.6 इंटू 10⁻⁻⁵ के का वैल्यू। उसके बाद c, तो 10.2 है, उसके बाद 30.6 के बाद वैल्यू, बाकी इससे कम है, तो c का हो जाएगा 10.2 इंटू 10⁻⁻⁵। सिमिलरली a का होगा 6.4 इंटू 10⁻⁻⁵। उसके बाद e का होगा 4.2 इंटू 10⁻⁻⁵। उसके बाद फिर d का सबसे कम होगा 3.3 इंटू 10⁻⁻⁵। तो ये के का वैल्यू हो गया। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।